निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना कोई खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे रखी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और जेब में से कपड़े की एक गोल गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। मतलब बच्चों, हम अपने प्रदेश से चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, लेकिन वहां की याद हमें हमेशा सताती ही है। बेशक चाहे हम सभी लोगों के सामने उस चीज को जाहिर करें या ना करें, लेकिन अकेलापन जब हमारे आसपास होता है तो हम अपने प्रदेश की चीजों से जुड़कर रहना चाहते हैं। तो वो भी इस तरीके से ही करता था कि जब वो रात को बांस की खाट पर अपना बिस्तर बिछाता तो अपनी जेब में रखी हुई अपनी नेपाली टोपी को जरूर पहनता था। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, खूब खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें, शायद ये सब चीजें उसके खिलौने हुआ करते थे। इसलिए वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई थी। मतलब मैंने कहा ना कि जब इंसान अकेला होता है तो उसे अपने आसपास, अपने बचपन, अपने हमजोलियों की याद हमेशा सताती है। तो बस वही जो गीत वो गुनगुनाता था, उन गीतों में उसकी उदासी नजर आती थी। निर्जनता मतलब जैसे सुनसानपन होता है ना, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा था। तुच्छ मतलब हीन समझने लगा था। अपने जो आप कहते हैं ना स्टैंडर्ड से जो नीचे होते हैं, वैसा समझने लगा था। मैं किसी से सीधे मुंह बात ना करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। अब यहाँ पर बच्चों सुनसान यानी निर्जनता और बड़प्पन यानी बड़ा होने का भाव। मतलब उसे लगता था कि वो पूरे मोहल्ले में उससे बड़ा, उससे बड़े ओहदे वाला शायद कोई है ही नहीं। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता था। कई बार पड़ोसियों को भी सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है ना, वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के स्वांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है। पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? ये तो कई बार कह ही चुके हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। मतलब यहाँ पर वो अपनी शान बघार रहे हैं दुनिया के सामने। स्वांग मतलब अपने परिवार के सदस्य की तरह उसका पालन पोषण करते हैं। और उसकी पत्नी निर्मला पूरे मोहल्ले में ये ढिंडोरा पीटाई है कि हमारी जो आधी तनख्वाह है वो तो नौकर पर ही हम खर्च कर देते हैं। अब क्या था? निसंदेह बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था, कपड़े चमाचम सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई थी। अब कोई एक खर भी न टकसाता था। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी देना, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइशें बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले उठते ना थे। बच्चों यहाँ अर्थ दिए हुए हैं। एक खर भी न टकसाना मतलब कुछ भी ना करना, फिरकी की तरह नाचना मतलब काम के लिए यहाँ वहां दौड़ते रहना। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शानो शौकत और रौब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगना चाहिए। उसके बाद कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की सफाई, धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए थी। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश करवाता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता तो किशोर गर्जन तर्जन करने लगता और उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मतलब
कि इतने काम करने के बावजूद भी अगर बहादुर से कोई गलती हो जाती, छोटी सी भी, तो उसका बेटा उसे मारने से भी नहीं चूकता था। अब इतना छोटा सा बच्चा था, सारे घर भर के काम करता था और खासकर लेखक के बेटा उससे बहुत काम लेता था, और अगर कहीं गलती हो जाती तो उसे गंदी गंदी गालियां देता और उस पर लड़ाई झगड़ा करता, ऊंची आवाज में डांटता फटकारता, और कभी कभी तो उस पर हाथ छोड़ देता, मतलब उस पर पिटाई भी करता था उसकी। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता। देख बे किशोर, चेतावनी देता हूं, चेतावनी देना मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते तेरा हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या है, बैठा रहता है, बस बैठा बैठा खाता है। मतलब इतनी गंदी तरीके से किशोर उस बहादुर के साथ बोला करता था। हुलिया टाइट कर दूंगा मतलब चेहरा बिगाड़ दूंगा, या बुरी तरह से मारूंगा तो तेरा सारा चेहरा बिगड़ जाएगा। बच्चों, बहुत से घरों में हमारे सहायकों या अनुचरों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो यहाँ भी किशोर उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करता था। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने ये सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांटकर अलग किया। कारण ये था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा, गालियां दी तो उसने काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? मतलब शायद किशोर ने उसके पिताजी का नाम लेकर के उसको कुछ कहा था। वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी बद्दी बद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने उसे सुअर का बच्चा कहा था जो उससे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह यह गाली उसके पिताजी पर पड़ती थी। निश्चित रूप से बच्चों कि अगर हमारी गलती की सजा कोई हमारे माता पिता का नाम लेकर हमें देना चाहता है तो हमें गुस्सा आता ही है, जो बहादुर से सहन नहीं हुआ। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृहस्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और भी गंभीर दायित्व थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं है। तुम ठीक से काम करोगे तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते क्या? हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। अब यहाँ पर लेखक उसे अपने तरीके से समझाने लगा। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी ही वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर बहुत देर तक गाता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी बहादुर से नहीं कर लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे ये सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। महीन खाना मतलब अच्छा खाना। यह बात निर्मला को भी चच गई और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इसको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई और इसको अलग करके इसके साथ भेद क्यों किया। वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। अब यहाँ पर निर्मला जिस तरह रोज उसके लिए रोटियां बनाती थी, उसने उस पड़ोसन की बातों में आकर बहादुर के लिए रोटियां नहीं बनाई, जिससे बहादुर जो था वो बहुत ज्यादा उदास हो गया। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसलिए किशोर तुझे मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटियां सिखवाती थी। वह रोने लगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूं
कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। बच्चों, इस तरह जब कोई अपना बना करके इस तरह से लताड़ता है, गुस्सा देता है और बच्चों को बहुत गुस्सा आता है ना, तो बच्चों उस बहादुर को भी ये लग रहा था कि शायद वो उस घर का सदस्य है, पर उस घर के सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार होने लगा तो बहादुर को अंदर ही अंदर बहुत महसूस होने लगा था। रात भर वह भूखा ही रहा। सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटी को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन इसके बाद निर्मला का भी हाथ खुल गया था। हाथ खुल गया था मतलब रोजाना वो उसे किसी न किसी बात पर मारने लगी थी। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी गलती के लिए उसको दोनों ही मारते। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता था। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, पर फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वे बीवी बच्चों के साथ आए थे। वे अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ते पानी के बाद बातों की जलेबी छलने लगी मतलब सब लोग गप्पे मारने लगे। पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उसने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर चली गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। यानी कि जो मेहमान स्त्री थी वो कुछ ढूंढने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, बताएं क्या 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था। फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान मिली नहीं थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं जरा उससे कहीं की भी ना रही। फिर मेरी ओर जो कर धीमे स्वर में कहा, पूछिए ना, वह इधर आया था। कुछ देर तक तो वह यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया। अरे नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। यू डू नॉट नो, दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, उस रिश्तेदार ने कहा। रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह छुपकर आटा गूंद रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्रसन्नता थी। अब क्या था कि उस रिश्तेदार की पत्नी ने बहादुर पर इल्जाम लगा दिया। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में पूछा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहां से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय से उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता, बहादुर ने कहा। तुम यहाँ खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए थे। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के पैसे भी नहीं हैं। मैं तो बाहर नमक लेने लगा था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मतलब
अब बहादुर से जबरदस्ती मनवाने के लिए वो नए नए तरीके आजमाने लगे और उसे डर दिखाने लगे कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं चिल्ला पड़ा, मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने पर वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की इच्छा छोड़िए रिपीट इसी समय रिश्तेदार ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। मतलब अब उसे हर तरीके से डराया धमकाया जाने लगा, मात्र 11 रुपए की खातिर। बच्चों पर उस वक्त 11 रुपए का जो मूल्य था वो बहुत अधिक था। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें इनाम में 2 रुपए दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ले ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वे रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठकर हंसते हुए बोले, जाने दीजिए, ये बड़े घाघ होते हैं। घाघ मतलब बच्चों बहुत जिद्दी टाइप के। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूं। भालू बंदर से कम थोड़े ही होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 चमाटे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट और मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसे कुत्ते की तरह दुरदुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे ही पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। मतलब अब किशोर उस पर ज्यादा गुस्सा निकालने लगा था। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों को पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली नहीं थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है? मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया? क्यों? पता नहीं। आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। माताजी किए जा रहा था। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। कुछ ले गया? यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते, सभी कुछ छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना उड़ाकर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपए? अरे वे सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह परपंच रच रहे हैं। मतलब आज वो निर्मला बता रही थी कि वो लोग झूठ बोल रहे थे। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ होड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। लघुता मतलब छोटेपन का, कि उन्होंने उस लड़के से कितना छोटा व्यवहार किया था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मेरे आंगन में मैंने नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था।
अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। अलगनी बच्चों में कपड़े टांगने की एक रस्सी होती है, उसे कहा जाता है। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड और कागज की नावें। तो बच्चों, ये थी कहानी उस बहादुर के बारे में जो अपनी माँ की मार से बचने के लिए एक परिवार के साथ जुड़ा था। पहले तो उसे परिवार का सदस्य माना गया, पर बाद में सभी लोग उस पर अपना हाथ उठाने लगे। एक किशोर मन इस बात को कह न सका, सहन न कर सका। बच्चों, सभी लोग हमारे बराबर के होते हैं। अगर आपके घर में भी कोई आपका सहायक है तो कृपया उससे इस तरह का व्यवहार ना करें कि उसे भी एक दिन अपना सब कुछ छोड़कर आपके यहाँ से भागना पड़े।